हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेयर विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम बीएफएम के रिकॉर्ड क्वेश्चंस देखेंगे फ्रेंड्स इस लेक्चर में। तो दिसंबर 2020 में जो क्वेश्चंस बीएफएम में पूछे गए थे, जो भी स्टूडेंट्स हमें रिकॉर्ड क्वेश्चंस भेजे हैं उनको मैंने यहाँ पर 10 क्वेश्चंस को कवर किया है। और कोशिश ये है कि आप इसको देख करके एक अंदाज़ा लगा सकेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। मैंने इसमें इजी और मॉडरेट टाइप के ही क्वेश्चंस रखे हुए हैं। 10 क्वेश्चन जो भी रखे हैं उसमें डिफ़िकल्ट वाले क्वेश्चंस नहीं रखे हैं, लेकिन इजी एंड मॉडरेट लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका एक कम्बिनेशन यहाँ पर रखने की मैंने कोशिश की हुई है फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, पहला क्वेश्चन है अब देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन खुद ड्राफ्ट किया है फ्रेंड। तो हो क्या है कि मैंने कई जगहों पर लैंग्वेज मतलब कम लिखी हुई है। एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चंस इस टाइप का ज़्यादा आता है। इसमें पूरी लैंग्वेज लिखी हुई है, आप देखेंगे अगर तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि इन एनआरई अकाउंट द बैंक में अलाउ टेम्परेरी ओवरड्राफ्ट ऑफ दिस मच, हाउ एवर सच ओवरड्राफ्ट मस्ट बी एडजस्टेड विद इन दिस मच वीक्स बाई रेमिटेंस फ्राम अब्रॉड और फ्राम एनी अदर एनआरई और एफसीएनआर अकाउंट। ठीक है, तो इसमें पूरी लैंग्वेज लिखी हुई है। आगे जो मैंने क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं उनको मैंने छोटी लैंग्वेज में ही लिखा हुआ है। तो लेकिन अब एग्जाम में ऐसे मतलब ये भारी भरकम बनाने के लिए ऐसा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो देखिए ध्यान रखेंगे यहाँ पर एनआरई अकाउंट में जो टेम्प्रोरी ओडी अलाउ की जाती है, टेम्प्रोरी ओवरड्राफ्ट अलाउ किया जाता है फ्रेंड्स, वो 50,000 रुपये का अलाउ किया जाता है। ध्यान रखेंगे, हम कितने रुपए का अलाउ किया जाता है? 50,000 रुपये का अलाउ किया जाता है। और इसे जो है 2 हफ्ते के अंदर में, 2 वीक्स के अंदर में एडजस्ट करना होता है। तो हमारा आंसर ये वाला होगा फ्रेंड्स कि 50,000 रुपये की पहली बात तो ओडी अलाउ होती है और इसे 2 वीक्स के अंदर में एडजस्ट करना होता है। तो एनआरई अकाउंट में नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रूपी अकाउंट जो होता है उसमें ओडी अलाउ होती है। टेम्प्रोरी ओवरड्राफ्ट दिया जा सकता है कितने का? 50,000 रुपये का। और उसे जो है जो भी पर्सन लेगा उसे 2 हफ्ते के अंदर में उसे एडजस्ट कर देना होता है, ख़त्म कर देना होता है। ओके, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था फ्रेंड्स वो ये था कि फॉरेक्स मार्केट के मेजर पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हैं। अब इसमें आपको ऑप्शंस दिए गए थे, इंडिविजुअल्स, कारपोरेशन, कंट्रोल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक एंड कमर्शियल बैंक। अब वहाँ पर ऐसे था कि केवल ABC सही है, BCD सही है, ये ऐसे दिया हुआ है। तो अब आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि मेजर पार्टिसिपेंट फॉरेक्स मार्केट में कौन कौन डील करता है। इंडिविजुअल, हम लोग डॉलर खरीदते बेचते हैं। जो कॉरपोरेशंस होती हैं उनको भी डॉलर खरीदने बेचने की जरूरत पड़ती है। कंट्रोल बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक ही बात है यहाँ पर। तो RBI का भी इन्वॉल्वमेंट है फॉरेक्स में। इन्वेस्टमेंट बैंक भी इन्वेस्ट करते हैं फॉरेक्स में। कमर्शियल बैंक, हमारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक भी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो कुल मिलाकर के इसमें कोई ऐसा पार्टिसिपेंट नहीं है फ्रेंड जो फॉरेक्स मार्केट में डील ना करता हो, मेजर पार्टिसिपेंट ना हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल A to E, सभी के सभी आपके फॉरेक्स मार्केट के पार्टिसिपेंट हैं। अब देखिए जब आप पढ़ रहे होंगे थियरी को तो ये मैंने पढ़ाया जरूर होगा कि मेजर पार्टिसिपेंट फॉरेक्स मार्केट के कौन कौन से हैं, पर उस समय जो है ये चीज़ ध्यान नहीं आती कि अच्छा ऐसे ऑप्शन से कराएंगे तो वहाँ पर कन्फ्यूजन। अब इसी में से एक और ऑप्शन कोई ऐसा दे दे जो इसमें से काम का ना हो, है ना, तो उस समय आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो अच्छी बात है कि इसमें सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, लेकिन मेजर में क्या करते हैं एक ऐसा ऑप्शन देंगे जो कि इनमें से नहीं होगा, फिर वो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता है फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाइल कंपेयरिंग अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन विच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू बी यूज्ड बाय बैंक। जब मतलब आप जो बैंक है वो ये चाह रहा है कि इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा ऑप्शन सबसे अच्छा है, इस चीज़ का कंपेयर करने के लिए कौन सा चीज़ यूज करे, नेट इंटरेस्ट इनकम को, RAROC रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल को, डेट इक्विटी रेशियो को, या नन को। ठीक है, तो अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर 31 है मेरे ख्याल से BFM में। RAROC पूरा एक चैप्टर है, उसमें से सिर्फ एक छोटी सी बात इन्होंने पूछ ली कि अगर आप कंपेयर कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन अगर आपको चूज करना है तो आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा आप RAROC कैलकुलेट करिए, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल आप कैलकुलेट कर लीजिए, वही सबसे अच्छा होता है। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद में अगला देखिए, कमर्शियल पेपर कैन बी बॉट बैक बाई इशूअर नॉट अर्लियर देन डेज ऑफ इशू ऑफ कमर्शियल पेपर। तो कमर्शियल पेपर को जिसने कमर्शियल पेपर इशू किया है वो वापस अगर खरीदना चाहता है तो खरीद सकता है, लेकिन कम से कम कितने दिन से पहले नहीं खरीद सकता। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि 7 डेज से पहले आप परचेज नहीं कर सकते, बाईबैक नहीं कर सकते। कमर्शियल पेपर जिस भी कंपनी ने इशू किया है मान लीजिए
वो कंपनी 7 दिन से पहले वापस नहीं मंगवा सकती है अपने कमर्शियल पेपर को। 7 दिन तक जिसने भी खरीदा है उसके पास जरूर से जरूर रहेगा फ्रेंड्स। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो मेरा कंसर्न है वो ये है कि आप एक अंदाज़ा लो कि क्वेश्चन किस टाइप के बन रहे हैं। अगर हम यहाँ से देखें तो पहला क्वेश्चन आपका बना, देखिए जो आपका NRE FCNR अकाउंट होते हैं वहाँ से आया है। दूसरा क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 1 फॉरेक्स से सीधे आ गया है। तीसरा क्वेश्चन आपका देखिए चैप्टर नंबर 31 से उठा है, जिसमें इन्होंने सीधे सीधे पूछ लिया कि किस जो है कहाँ पे यूज होगा। ये आपका मॉड्यूल सी में है फ्रेंड्स, जो आपके डेरिवेटिव वो होंगे, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स नहीं, मॉड्यूल सी जो है ट्रेजरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये ट्रेजरी प्रोडक्ट है जहाँ पर CP CD हमने सारा कुछ पढ़ा हुआ है। तो देखिए वहाँ से भी क्वेश्चन उठा हुआ है फ्रेंड्स। ओके, तो डाइवर्सिटी है और क्वेश्चन डिफिकल्ट भी नहीं। मैंने कहा कि अब मैंने जो क्वेश्चंस उठाए हैं वो थोड़े इजी भी उठाए हुए हैं, कुछ थोड़े से हल्के कठिन भी हैं, कुछ इजी भी हैं, लेकिन कठिन वाले नहीं उठाए हुए। लेकिन फिर भी अगर हम यहाँ पर 10 क्वेश्चन देख रहे हैं और हमें 10 क्वेश्चन में से अगर आपको 7-8 अगर आ रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपका नॉलेज बेस काफ़ी अच्छा है। तो बेहतर होगा कि आप पहले एक बार क्वेश्चन खुद भी देखिए और अपनी तरफ से ट्राई करने की कोशिश कीजिए। इसीलिए मैंने यहाँ पर कहीं आंसर नहीं लिखा हुआ है, आंसर मैं खुद ही बता रहा हूँ आपको। यहाँ कहीं आंसर रेड वगैरह मैंने इसीलिए नहीं किया है ताकि आप जो है इनकेस अगर आप दोबारा रिवीजन के पर्पज़ से आएंगे तो आप अपनी तरफ से खुद ही पहले क्वेश्चन को, वीडियो को रोकें, पहले क्वेश्चन को देखें, सॉल्व करें। अगर आप आंसर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर वीडियो देखें और पता करें कि हम मैंने गलत किया या सही किया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टू एड्रेस द लिक्विडिटी इशू इन बैंकिंग सिस्टम वेसल 3 हैज़ इंट्रोड्यूस्ड 2 रेशियोज। अब लिक्विडिटी की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए वेसल 3 में 2 रेशियो जो है इंट्रोड्यूस किए गए थे। उन रेशियो के नाम पूछ रहा है केवल आपसे। तो एक है NSFR रेशियो और दूसरा फ्रेंड्स लवरेज रेशियो। अब इस पर पूरा मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 13 या 14 नंबर चैप्टर जो है वो पूरा का पूरा इन 2 रेशियोज के ऊपर ही है फ्रेंड्स। ओके, लिक्विडिटी रिस्क में पूरा का पूरा चैप्टर इन्हीं दोनों रेशियोज के बारे में है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन सिंपल सा पूछ लिया गया कि वेसल 3 में 2 रेशियो जो इंट्रोड्यूस किए गए थे लिक्विडिटी रिस्क के लिए वो कौन कौन से थे। तो नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो और लवरेज रेशियो, ये 2 रेशियो फ्रेंड्स इशू किए गए थे, यूज किए गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, मशहूर क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 3 पिलर कौन कौन से हैं वेसल 3 के? वेसल के कौन कौन से 3 पिलर हैं? सिंपल सा, वेसल 3 के या वेसल 2 दोनों के कह सकते हैं 3 पिलर जो हैं। तो इनके 3 पिलर कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? याद करिए, कैपिटल एडिक्वेसी, सुपरवाइजरी रिव्यू और मार्केट डिसिप्लिन। 3 आपके पिलर हो गए। तो ऐसे क्वेश्चन भी आए थे जो एकदम मतलब बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी रखते हैं। अगला है व्हाट इज कुके रेशियो। कुके रेशियो पूछा गया था फ्रेंड्स, सिंपल फार्मूला पूछा गया था, ऐसे ही क्वेश्चन था लगभग, मान लीजिए, पता नहीं जो स्टूडेंट ने मुझे बताया उस हिसाब से मैंने किया है। ऑप्शंस भाई बदल भी सकते हैं वहाँ पर, लेकिन मान के चलिए रिकॉर्ड है तो रिकॉर्ड जैसा ही है। तो व्हाट इज कुके रेशियो? तो कुके रेशियो होता है फ्रेंड्स, कैपिटल को जब हम डिवाइड करते हैं रिस्क वेटेड एसेट से तो वही कुके रेशियो कहलाता है। कैपिटल डिवाइडेड बाई रिस्क वेटेड एसेट RWA इज कॉल्ड कुके रेशियो। अब ये भी क्वेश्चन अगर आपको सिर्फ कुके रेशियो पता है तो आपके 1 नंबर कहीं जाते नहीं हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लेटर ऑफ क्रेडिट से रिलेटेड है। LC व्हिच कैन बी स्प्लिट इनटू मैनी पीपल। एक ऐसी LC है जिसे कई लोगों में बांट दिया गया है ना। जैसे राम के पास थी, उसने श्याम, मोहन और सोहन को दे दिया है। एंड ईच ऑफ देम कैन यूज इट, और हर कोई उसे यूज कर सकता है। तो दिस इज, ये किस तरीके की LC है फ्रेंड? तो ट्रांसफर किया है आपने, तो ये ट्रांसफरेबल LC होती है। कैसी LC होती है फ्रेंड? ट्रांसफरेबल LC है, क्योंकि आपने क्या किया, एक LC को कई लोगों में ट्रांसफर कर दिया, उठा करके स्प्लिट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, तो ये आपकी ट्रांसफरेबल LC हो जाएगी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, स्पॉट रेट जो है USD INR का 64 रुपये 21 पैसे के आसपास है, और 2 महीने बाद जो रेट है USD INR का 64 रुपये 64.2240 है। तो अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें तो 64 बराबर इक्वल ही है, इसको छोड़ दीजिए, 0.2100 रेट था, और जो है 2 महीने बाद 2240 है। तो ये ज़्यादा है, इसका मतलब USD किस में है? प्रीमियम पर है। किस पर है? प्रीमियम पर है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन भी सिंपल से आए हैं। अगर आपको फंडामेंटली क्लियर है कि प्रीमियम रेट क्या होता है, डिस्काउंट रेट पर कब कहेंगे, तो देखिए कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं होते हैं फ्रेंड्स। ओके, अब एक क्वेश्चन ये देखिए जरा सा, और देखिए कि आप सॉल्व कर पाते हैं। ऑल द OTC ट्रेड, ओवर द काउंटर ट्रेड जो होते हैं, ऑल द OTC ट्रेड इन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जितने भी CD के OTC जो मतलब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का ओवर द काउंटर जो ट्रेड होता है, सेल नेसेसरली बी क्लियर्ड एंड सेटल्ड अंडर डॉट मैकेनिज्म थ्रू अथराइज क्लियरिंग हाउस।
तो जितने भी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की खरीद बेच होती है फ्रेंड, तो उसको सेटलमेंट किस मैकेनिज्म से किया जाता है, तो ये किया जाता है DPV1 से, DBP1 से, DBP1 डिलीवरी वर्सेस पेमेंट होता है फ्रेंड्स। ये कौन सी मैकेनिज्म है, DVP होती है, डिलीवरी वर्सेस पेमेंट। इसका मतलब ये होता है कि पहले आप पेमेंट करोगे तब आपको डिलीवरी की जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपने किसी, मान लीजिए रिलायंस के 100 शेयर परचेज किए, तो आपको 100 शेयर जो है डिलीवरी कब होगी, जब आप पेमेंट पहले कर दोगे। 100 शेयर की पेमेंट आप पहले करेंगे, मान लीजिए 1,000 रुपये आपने पेमेंट कर दी, तब आपको डिलीवर किया जाए, तो DBP मैकेनिज्म होता है। अब ये क्वेश्चन, अब आप सोचिए वहाँ पर कन्फ्यूजन कितनी बनेगी, DPP1 DPP2 T+1 T+2, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कन्फ्यूज करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका हो गया कि जो OTC सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का होता है उसे DPP1 मैकेनिज्म से जो है सेटल किया जाता है। ये इनके आंसर फ्रेंड मैंने लिख दिए हैं। आप लोगों की डिमांड बहुत रहती है कि सर इनके आंसर भी ज़रूर बता दिया कीजिए, ठीक है। तो अगर आप ऐसे वीडियो देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, अब जो यहाँ पर समझने वाली बात है, ये मैंने इसलिए डाल दिया है क्योंकि एग्ज़ाम जो है नज़दीक ही है। अगर पोस्टपोन भी होता है तो भी कुछ समय बाद हो जाएगा एग्ज़ाम, ज़्यादा देर नहीं लगेगी, ठीक है। तो आपको एक आइडिया रहना चाहिए कि जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको क्या चीज़ें कवरअप करनी है। तो इससे एक रफली आपको थोड़ा सा आइडिया ज़रूर लगेगा कि हाँ, मुझे जब मैं पढ़ रहा हूँ तो किन चीज़ों को ध्यान देना है, किस चीज़ को इग्नोर करना है। तो दूसरी बात ये भी है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड, ध्यान रखें। देखिए 40% क्वेश्चन के आसपास ऐसे होते हैं फ्रेंड जो कि सिंपल होते हैं। बस पेपर जब आप अटेम्प्ट करें तो कोशिश करिए इन 40% क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करने की, है ना। कठिन क्वेश्चंस को लेकर के ना बैठ जाइए। चलिए इसी के साथ में फ्रेंड्स ये लेक्चर ख़त्म होता है। इससे आगे भी जो है एक दो वीडियोज और ले आऊँगा मैं, ताकि कम से कम 30-40 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन तक मैं आपको रिकॉर्ड अवेलेबल करवा दूँ। तो होप है कि आगे जल्द ही मैं वीडियो लेकर आऊँगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अच्छा, अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक वगैरह करने से ज़रा सा वो मत करिएगा, हिचकिए मत। इतने मतलब 12-15 मिनट मैंने लगाए हैं, तो एक आधे 10-12 सेकंड आप भी दीजिए ज़रा से। थैंक यू।